स्टूडेंट हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड, पार्टिकल एंड देयर बेसिक यूनिट। ठीक है, और जो हमने पहले स्टडी की है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है रेफरेंस बुक में। बट अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चैप्टर आपका, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपका सेकंड चैप्टर है, और उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना आप लोग। और इसमें जो हमने स्टडी की है वो आपका फर्स्ट हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी की है, वो एक्टिविटी था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर था। ठीक है, तो वो एक्टिविटी नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल में जाके आप लोग फिर से देख सकते हो उस एक्टिविटी को। और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें सेकंड थिंग इसमें पढ़ना है आज। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पर लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड थिंग है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों नाम से इसको पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और सेकंड थिंग जो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपके कंटेंट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो ये इंट्रोडक्शन हमने कल जस्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें ये था कि 500 BC के अराउंड जो महर्षि कनाद थे, है ना, महर्षि कनाद थे, इन्होंने पदार्थ की स्टडी की थी। पदार्थ क्या है एग्जैक्टली देखें तो मैटर होता है ना। इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट मीन्स हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं मैटर को। तो यहाँ पर ये जो मैटर की स्टडी की इन्होंने, तो मैटर की स्टडी करने के बाद इन्होंने देखा कि ये कंटिन्यूसली डिविजिबल, यानी कि हम इसको डिवाइड करते गए और कंटिन्यूसली डिवाइड करते हुए एक पार्ट ऐसा आया जिसमें और इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट को जो कि नॉन डिविजिबल था, इसको नाम दिया परमाणु। ठीक है, अब परमाणु नाम देने के बाद में पैरेलल टाइम में अदर जो साइंटिस्ट थे, जो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तो डेमोक्रिटस और लिसियोपस, ये दो साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर। इन दो साइंटिस्ट ने भी मैटर की स्टडी की, और उन्होंने भी जो स्मॉलेस्ट पार्ट की डिस्कवरी की, वो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका क्या है, एटम्स। ठीक है, तो ये परमाणु को ही एटम नाम दिया। अब हम यहाँ पर ये एटम और परमाणु की जब डिस्कवरी होने के बाद में इनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ था कि स्मॉलेस्ट पार्ट तो एटम है, बट ये एलिमेंट क्या चीज़ है और यहाँ पर ये कंपाउंड क्या चीज़ है। इनके माइंड में दो चीज़ आया। ठीक है, तो एलिमेंट में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका सिंगल जो एटम दिख रहा है, ये किसका है, ऑक्सीजन का एटम है। इसी टाइप से यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में ये सिंगल एटम कार्बन का है, ये सिंगल एटम ऑक्सीजन का, अगेन सिंगल एटम ऑक्सीजन का। तो ये एटम एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड की कॉम्बिनेशन किस टाइप से हुआ, कैसे इनमें कॉम्बिनेशन हुआ और एक एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि एटम्स जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर उन्होंने कंपाउंड या फिर एलिमेंट का फॉर्मेशन किया, तो वो कैसे हुआ, उनके बीच में क्या रिएक्शन हुई। तो इस रिएक्शंस को देखने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया, जो कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट आए, उन्होंने पर्टिकुलर एक केमिकल कॉम्बिनेशन देके उन्होंने समझा दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसी चीज़ को समझाने के लिए, जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि अदर साइंटिस्ट ने दिया, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये एक अलग। तो साइंटिस्ट अपनों खुद को मतलब कि सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने हिसाब से एक एक केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ देते गए, है ना। तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप लोग देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ जो दिया है वो लवासियर एंड प्राउस्ट ने प्रपोज किया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें मास हमारा एज इट इज़ बना रहता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सपोज़ हम लोग मिल्क लेके आए मार्केट से, ठीक है, दूध लेके आए और मिल्क को हमने जस्ट बॉईल किया। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि उस कंटेनर में जो हमारा मिल्क का मास जो पहले था और आफ्टर बॉईल वो उसका मास चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। मास हमारा एज इट इज़ रहता है।
ठीक है। अगर मैंने वही रिएक्शन को आगे और कंटिन्यू किया, यानी कि मिल्क से हमने कर्ड का फॉर्मेशन किया, तो उनके उन जो मिल्क है उसमें भी तो केमिकल रिएक्शंस हुआ। तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी जो मास हमारा था, मिल्क का जो मास था, वो कर्ड का मास भी सेम वही था। ये इस लॉ का जस्ट इस लॉ में यही स्टेटमेंट को वो शो कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया ये आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको सिंपल सी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मैटर ए एंड मैटर बी। ठीक है, मैटर ए इज़ कन्वर्टेड इनटू मैटर बी, और यहाँ पर बीच में आपको लिखना होगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि मैटर ए आपका मैटर बी में कन्वर्ट होता है, तो इनका जो मास है वो मास चेंज नहीं होगा। सपोज़ इसका मास है एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम अगर रहेगा तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन इसका मास भी एक्स ग्राम ही होना चाहिए। ये लवोसियर एंड प्राउस्ट का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का कंजर्व होना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, इसी जो लॉ को जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एग्जांपल देकर उन्होंने डिनाई किया। तो वो चीज़ यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आफ्टर रिएक्शन सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट है, और इस साइड जो आपके लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, वो प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, इनका जो मास है ना, यहाँ पे मास गिवन है, हाइड्रोजन मास, क्लोरीन मास, अगेन सोडियम मास, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मास। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का मास गिवन है, और अब इन सब मास को उन्होंने क्या किया, प्लस किया। एडिशन करने के बाद आपके पास में ये कंटेन आपको दिख रहा है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हमारा मास है, टोटल मास कितना दिख रहा है, 36 है ना, और यहाँ पर NaOH का कितना दिख रहा है, 29। अगेन जब यहाँ पर देखो क्लोरीन का भी, सोडियम क्लोराइड का भी इन्होंने मास निकाला तो वो कितना निकला, 58, और वाटर का कितना निकला, 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मास को उन्होंने मेन सबमिशन करने के बाद, तो लास्ट का जो सबमिशन निकला वो क्या है, 76, और यहाँ पर जो फाइनल सबमिशन निकला वो भी 76 है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो हमारा मतलब कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। ठीक है, किसने प्रूफ किया, लवोसियर एंड प्राउस्ट ने। क्लियर हुआ। अब सेकंड जो लॉ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो लॉ इसके अकॉर्डिंग ये है कि chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। यानी कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंस रहेंगे वो उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे, है ना, तो वो जो एलिमेंट्स है ऑलवेज कैसे रहेंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उनका जो मास रहेगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। प्रोपोर्शन मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी एक रेशो। ठीक है, अब जैसे कि देखो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको H2O। तब H2O हमने कहीं से भी लिया हो, ये H2O सपोज मैंने टैप से लिया, नल का पानी है, अगेन सी वाटर से लिया, ये हमारे सी वाटर का H2O है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म में हमने H2O लिया, सी वाटर हो सकता है, वेल हो सकता है, कुएं से हमने लिया, तो या फिर लेक से हमने लिया, तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्स से हमने वाटर लिया। तो वाटर का सोर्स, अगर वाटर सोर्स कोई भी हो सकता है, बट उनमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो कितनी है, हाइड्रोजन एटम की 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे 2 है ना शो, दैट मीन्स हाइड्रोजन क्वांटिटी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये जो हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने रेशो देखा, तो आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 क्वांटिटी में है, और ऑक्सीजन है सिंगल 1 क्वांटिटी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रेशो हम देखेंगे, रेशो हमने देखा तो हाइड्रोजन का रेशो कितना है, अगर मास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है,
1 है ना, हाइड्रोजन का मास होता है 1.008। तो हम यहाँ पे एक यूनिट फॉर्म में ले लेंगे, 1 लिया हमने, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं हाइड्रोजन, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो ये जो हमने ऑक्सीजन यानी कि वाटर का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन देखा, हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन, सोर्स अलग अलग है। सपोज यहाँ पर ये जो सोर्स आपको दिख रहा है टेप वाटर एंड दिस इज पोर्ट वाटर, ठीक है। तो ये दोनों का सोर्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का अगर मास अगर चेक करें तो उनके बीच में जो रेशो रहेगा वो रेशो कैसा है, 2:16, ठीक है। अब यहाँ पे 2:16 का सिंपलेस्ट रेशो अगर निकालेंगे तो 1:8 के रेशो में आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से उठाए वाटर का रेशो हमें दिखेगा। क्लियर हुआ। तो ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसी चीज़ को डिनाई कर रहा है। क्लियर हुआ।